नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 26। यदि आपने अभी तक 25 पार्ट्स विच हैव अपलोडेड उनको यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए दोस्तों सारे विकेट गिराने हैं। दोस्तों बिल्डोजर चला के रहेंगे इस बार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, शर्माइएगा मत। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, अभी की अभी अंगूठा दबाइए। और दोस्तों आप अपनी गुरु दक्षिणा देना ना भूलें, तो इन दोस्तों के साथ में आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और यदि आपने अभी तक बाकी प्लेलिस्ट नहीं देखी हैं तो पेपर पे चढ़ाई करने के लिए बाकी प्लेलिस्ट को भी रट डालिए। दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बेहतरीन तरीके से। पहला प्रश्न है आपका, कौन सा पोषक तत्व त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है? तो वसा। जो त्वचा के नीचे वसा इकट्ठी हो जाती है वो जो है शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। आपके शरीर की गर्मी भीतर ही बनी रहती है वसा के कारण। वसा यानी कि जो चर्बी होती है। कौन सी गैस गोबर गैस कहलाती है? तो मीथेन। और मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला? CH4 होता है। इसको दलदली गैस भी कहते हैं। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो भैया अगर संतुलन बना के रखना है, पाम ना लड़खड़ाएं, हाथ इधर उधर ना जाए, तो इसके लिए सेरिब्रम जो कंट्रोल करता है। कौन करता है शरीर के संतुलन के लिए? मस्तिष्क का भाग जो है सेरिब्रम कंट्रोल करता है। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने सीलों पर बल दिया गया? तो भाई निर्वाण प्राप्ति जो है अगर करना चाहता है कोई व्यक्ति तो महात्मा बुद्ध ने जो है 10 सीलों पर जो है फोकस किया था। सविता अम्बेडकर का मूल नाम क्या है? तो सविता अम्बेडकर का मूल नाम है शारदा कबीर। यानी ये अम्बेडकर का अम्बेडकर लिख दिया है, ये शारदा कबीर जो है ये असली नाम है सविता अम्बेडकर का। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। कृषि पर आधारित सबसे बड़ा जो दूसरा जो उद्योग है वो चीनी उद्योग है। वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम ने आने पर भी खिलाड़ी सब प्रथम हो सकता है? तो एक खेल होता है डिकेथलॉन। क्या होता है? डिकेथलॉन। डिकेथलॉन में जो है यदि प्रथम भी ना आए तो भी जो है खिलाड़ी सर्वप्रथम घोषित किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो अनुच्छेद जो है वो है 338 अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद 338 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की जो गठन किया गया है। आगे है विम कडफिसस ने किन धातुओं के सिक्के चलवाए थे? तो विम कडफिसस ने चलवाए थे तांबे और सोना के। विम कडफिसस ने जो है ये तांबा और सोना के, और ये जो था ये कनिष्क का जो है पूर्वज था विम कडफिसस। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1931 में राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना की गई। और जो है एशियन गेम्स की जो स्थापना 1951 में की गई। किस ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो महाभाष्य नामक एक ग्रंथ है, उससे पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो ज्वारीय वन में। और सुंदरी वृक्ष पाने के कारण ही सुंदरवन डेल्टा रखा गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम। तो सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए तो नाम उसका सुंदरवन है। और ये जो ज्वारीय वनों में पाया जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो M.N. राय। M.N. राय बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार रिपीट होता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था M.N. राय। कौन संगमकालीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो तोलकाप्पियम जो है, तोलकाप्पियम ये संगमकालीन व्याकरण रचना है। यह भी पूछ सकता है कि तोलकाप्पियम कौन से काल में लिखी गई थी? तो संगम काल में लिखी गई थी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तोलकाप्पियम रचना है संगम काल की। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का उदय किस देश में हुआ था? तो फिलिस्तीन में हुआ था। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का जो उदय है वो फिलिस्तीन में हुआ था। आगे कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है भाई कोझिकोड। और केरल में ही कोच्चि का बंदरगाह भी स्थित है, जिसको कोच्चि को बोलते हैं अरब सागर की रानी।
किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो तीसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो है पद्म भूषण। भारत का तीसरा सबसे सम्माननीय है। भारत में क्राउन शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कि कहाँ से की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में की थी। भारत में जो क्राउन के शासन की घोषणा कैनिंग ने की थी 1858 में की थी, इलाहाबाद में की थी, यह इलाहाबाद के दरबार में की थी। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। इस्कॉन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है इस्कॉन मंदिर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सम्मेलन की देन है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष IMF है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जो देन है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि हम एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बनाएंगे जिससे कि विकासशील देशों को या कमज़ोर देशों को सहायता दी जाएगी। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ये घटना घटी थी, इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है बनाने की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले महासचिव थे। भाग 9 में कितने अनुच्छेद हैं? तो भाई 19 अनुच्छेद हैं भाग 9 में। सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध धर्म ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया? तो अष्टांगिक मार्ग को। भाई 10 सील दिए थे इन्होंने, 10 सीलों का वर्णन किया था कि 10 सीलों को अपनाओ और निर्वाण प्राप्त कर जाओ। और दूसरा सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताए थे। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है नेशनल लेबर बोर्ड। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया, बिल्कुल सही बात है। निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ये गुजरात को जीत लिया था इसने और उसके उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि ऐसा ही था, पर आपको लिखना ऐसा ही है, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि पूरा का पूरा हिस्ट्री बदला हुआ पड़ा है। लेकिन भैया पेपर में पास करना है तो ये आप याद कर लीजिए, जैसा भी अभी चल रहा है, बाद में चेंज किया जाएगा तो नया याद कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो ये अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो भारत में जो चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है मित्रों, वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। और चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या तो महाराष्ट्र में है, लेकिन चीनी का उत्पादन फिर भी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक करता है। गंगा कार्य योजना का पहला चरण कब से कब तक चला? तो 1985 से जो 1993 तक पहला चरण चला था। और गंगा कार्य योजना यानी गंगा प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था 1985 में शुरू हुआ था। ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 243 ख में जो है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में लिखा हुआ है। और ग्राम पंचायत होगी ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है। फतेहपुर सीकरी के आवास गृहों में सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो जोधाबाई का महल जो है ये आवास महलों में सबसे बड़ा जो आवास गृह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति है? तो भाई मस्तिष्क की जो कोशिकाएँ हैं इनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति हैं। और मस्तिष्क की कोशिकाओं में जो कभी भी विखंडन नहीं होता है। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1914 में ये डिसाइड कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1914 में जो है ये डिसाइड कर दिया गया था कि ये जो है मैकमोहन रेखा है और ये यहाँ तक सीमित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन है आपका, कैंसर के उपचार में किस युक्ति का उपयोग अधिक सुविधापूर्ण किया जा रहा है? तो लेसर से जो कैंसर का उपचार बहुत किया जा रहा है। किसके दरबार में? लाला खां और सुखसेन थे। लाला खां और सुखसेन जो है ये प्रसिद्ध संगीतकार थे और ये शाहजहाँ के यहाँ पर रहते थे। वर्तमान में भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट को किस राजनेता ने अंग्रेज़ों का खेल कहकर उसकी जो है निंदा की थी? तो ये जो है महात्मा गांधी ने की थी। ये बताया जाता है कि भारत का जो अभी लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, तो गांधी ने कहा था कि अंग्रेज़ों का खेल है, इसको मत खेलो। प्रायद्वीपीय विटी लेवू किस देश का भाग है? तो फिजी की राजधानी सुवा और मुद्रा डॉलर है। और ये ओशियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में आता है। तो ये विटी लेवू जो है ये
फिजी का भाग है। एक मुश्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक स्कीम। यानी कि अब सेवानिवृत्ति का किसी का टाइम नहीं आ रहा है तो वो जो है चाहता है कि ऐसा है हम पहले ही सेवानिवृत्ति लेना चाह रहे हैं तो हमारी जो पूरी की पूरी जो भी मुआवजा है वो सारा हमें दे दो और हम चलते हैं। या कोई कंपनी ही एक बार में ही निकालना चाहे क्योंकि भाई तुम हो गए 4 साल पीछे रिटायर और हम तुम्हें अभी निकालते हैं, ये लो अपने आगे का जो है जो मुआवजा ले लो और अपने घर बैठो। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए जो की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो की थी रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एकता प्रदर्शित करने के लिए। बेस्ट बेकरी कांड गुजरात के किस शहर में हुआ था? तो बड़ोदरा में हुआ था बेस्ट बेकरी कांड। और विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है? तो विधान परिषद का जो कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है? 1/3 भाग आता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया था, इसकी स्थापना 1575 में की थी। कब की थी? 1576 में की थी। और दोस्तों आपको पता होगा कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हमारी किताबों में तो लिखा गया है कि इसमें महाराणा प्रताप हारे थे, लेकिन जहाँ तक हम इतिहास की बात करते हैं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और हमको लगता है कि महाराणा प्रताप जो है जीते थे, क्योंकि अब इतिहास को सही किया जा रहा है। तो 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। लेकिन परीक्षा में आपको क्या लगाना है? वही लगाना है जो अभी तक शिक्षा विभाग मानता आया है कि भाई अकबर की जीत हुई थी। लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है, ये जरूर निकल के बाहर आएगा। धातु व तेल भंडारों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राडार तरंगों का उपयोग किया जाता है धातु और तेल भंडारों का पता लगाने में। भारत और पाकिस्तान में मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई 3310 किलोमीटर है। ल्यूसाइट क्या है भाई? ल्यूसाइट एक जहरीली गैस है। ल्यूसाइट क्या है? एक जहरीली गैस है। संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? तो निश्चेतक का, जैसे कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 है ना। ये क्या है? संवेदना को कम कर शून्य कर देता है और ऑपरेशन कर दो फिर शून्य करके किसी को भी। किस राज्य में रेल परिवहन का बड़ा जाल है? तो सबसे ज़्यादा बड़ा जाल है उत्तर प्रदेश में, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। एनेलिडा में उत्सर्जन कौन से अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया होता है। एनेलिडा में कौन सा अंग होता है जिसके द्वारा उत्सर्जन होता है? एनेलिडाओं में जो है नेफ्रीडिया होता है। क्या होता है? नेफ्रीडिया। इसके द्वारा ये जो भोजन जो बिना पचा हुआ रह जाता है तो नेफ्रीडिया के द्वारा जो एनेलिडा उसको बाहर उत्सर्जित करते हैं। मित्रों, कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था साहित्य के क्षेत्र में। ये लिटन था। लिटन को ओवन मेरिडिथ कहते थे क्योंकि ये साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है, लिटन का नाम है। गीतांजलि की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की। 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। किसकी रचना के लिए? गीतांजलि के लिए। बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। सब लोग जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल बहुत फेमस है। इसके ऊपर जाने वाला हर एक जहाज इसमें डूब जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए फेमस है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई? तो इंग्लैंड में की गई धर्म सुधार आंदोलन की। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? भैया महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। यदि घाटे को बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मित्रों, आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है, किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? तो ये रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में जो है सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम उम्र सीमा थी वह है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। तंबाकू के मोजैक रोग का कारक विषाणु कौन सा है? तो ये टोबैको मोजैक वायरस होता है। तंबाकू में मोजैक रोग करने वाला टोबैको मोजैक वायरस होता है। टोबैको मोजैक वायरस एक विषाणु है। यह सबसे पहले आविष्कृत होने वाला वायरस है। सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था किसी वायरस का तो उसका नाम है
टोबैको मोजैक वायरस, इस विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवस्की ने। और कब की थी? 1936 ईस्वी में की थी। टोबैको मोजैक वायरस सबसे पहले खोज किया जाने वाला वायरस है, इवानोवस्की 1936 में। नागरिक सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? तो नागरिक सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को जो है 1853 ईस्वी में सिद्धांत तय जो है स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। हैरी पॉटर सीरीज़ की लेखिका कौन है? तो जेके रॉलिंग, ये ब्रिटेन की है। हैरी पॉटर सीरीज़ की लेखिका जो है जेके रॉलिंग है, ब्रिटेन की है। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो हाइड्रोफिस, समुद्री सांप है ये। संसार का सबसे जहरीला सांप जो है हाइड्रोफिस है और ये समुद्री सांप है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या असर होता है? तो जी का जो मान है मित्रों, जी का मान कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर घूर्णन जो गति है वो बढ़ेगी तो जी का मान क्या होगा? जी का मान जो है कम हो जाएगा। और नॉर्मली जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं मित्रों। महापरिनिर्वाण जो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं, कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। आगे चलते हैं। सबसे पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था। फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कलम फिल्म बनाई थी? भाई देखो, राज कपूर ने बनाई थी तीसरी कसम, कलम नहीं, तीसरी कसम फिल्म बनाई थी। और कौन सी कहानी पर बनाई थी? तो मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, ये एक जो कहानी थी, ये जो फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी थी। और इसी कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी। मारे गए गुलफाम, फणीश्वर नाथ रेणु, राज कपूर, तीसरी कसम। कंपनी अंश यानी कि जिसको शेयर बोलते हैं, मर्यादित लिमिटेड कंपनी अंश पर मर्यादित लिमिटेड होने का क्या अर्थ है? यानी शेयर पर जो है लिमिटेड होने का क्या अर्थ है? तो निवेश राशि सीमित होती है दोस्तों। किसी भी कंपनी में जो निवेश की गई राशि होती है वो सीमित होती है। बस इसी को बोलते हैं कि कंपनी का शेयर हमने खरीद रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में। देखिए, टुंड्रा जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे सर्दी बहुत होती है, तो इसको सबको टुंड्रा बोलते हैं। टुंड्रा जो प्रदेश है सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश होता है। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्माण प्राप्त किया? तो अजातशत्रु। महावीर स्वामी हो या गौतम बुद्ध हो, दोनों के दोनों ही जो अजातशत्रु के शासनकाल के हैं, उसने कहा था। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ये जो साहित्यकार यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है, किसने कहा था? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण तो पृष्ठ तनाव होता है मित्रों। और आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है आर्थिक नियोजन। आगे चलते हैं। ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो कैडमियम का है। CD, कैडमियम का जो अयस्क है ग्रीनोकाइट है। कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। और यामा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो सीसा है। और जो मोटर वाहनों के साइलेंसर में से भी शीशा निकलता है। पंचायती राज किस सूची में है? और शीशा जो मिनी माता के लिए उत्तरदायी होता है। पंचायती राज किस सूची में है? तो ये जो है, अच्छा, शीशा जो है फेफड़ों के लिए उत्तरदायी होता है। तो मिनी माता के लिए क्या उत्तरदायी होता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पंचायती राज किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा या प्रवज्जा। तो बहुत सारे लोगों ने बौद्ध संघ में उपसंपदा किया यानी कि प्रवज्जा किया, यानी कि घुस गए, यानी प्रवेश किया। उपसंपदा या प्रवज्जा। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जो थी, स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था उसके समय पर बहुत ज़्यादा फेमस रही माखनलाल चतुर्वेदी की।
की जो रचना थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर पशु की अभिलाषा बहुत ही फेमस रही। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा ताप विद्युत ग्रह है ओबरा। और ओबरा जो है उत्तर प्रदेश का है भाई साहब, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का। किस आवृतबीजी कुल से संतरा संबद्ध है? तो रूटेसी कुल से। संतरा जो है, संतरा रूठ जाता है, संतरा क्या कर जाता है? रूठ जाता है, यानी कि रूटेसी कुल से है। कौन से है? रूटेसी कुल से है। बहुत सिंपल है याद करना। तो कि शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो इक्विटी शेयर के जो धारक होते हैं, जिनके पास में इक्विटी शेयर होता है, वो जो है कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। फरीद शेरशाह यानी कि फरीद यानी कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो एक आदमी था बहार खान लोहानी। ये बहार खान लोहानी जो था, बहार खान लोहानी ने जो है फरीद यानी कि शेरशाह को जो शेर खां की उपाधि दी थी। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में है। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। निशस्त्र सेनानी, निशस्त्र यानी कि जिसके पास शस्त्र ना हो और फिर भी वो क्या हो? एक सैनिक हो, सेनानी, माखनलाल चतुर्वेदी। बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चनों का एकदम संकलन है। सभी भाई बहन गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बिना सांस लिए, बिना रुके, बिना टुके हम जो 100 प्रश्न की सीरीज को एकदम झटके से, एक झटके में ही पूरी कर देते हैं। तो हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि एक झटका शेयर का भी लगा दीजिए दोस्तों। यही आपकी गुरुदक्षिणा हो जाएगी और हमारा भी काम आगे बढ़ता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 उस रुधिर का कितना होता है? तो रुधिर शर्करा का जो यानी कि जो शुगर का जो लेवल होना चाहिए वो 70 होना चाहिए पर 100। 70 पर 100 है तो ठीक है, कम ज़्यादा होगा तो बीमारी होगी। इसका मतलब सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? तो संवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन भी संवर्ती सूची में है। शिक्षा भी संवर्ती सूची में है। संवर्ती सूची का मतलब है जिस पर केंद्र और राज्य अलग अपने अपने कानून बना सकते हैं। किसने मनसबदारी व्यवस्था की में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की? तो मशरूत जो मनसबदारी में शुरू किया था औरंगजेब ने, शेर खान ने। और चौथ का कर कौन लेते थे? तो ये लेते थे तुम्हारे जो है मराठा जो थे वो चौथ का कर लेते थे। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद ली? तो चौसा के युद्ध के बाद में। चौसा के युद्ध के बाद में शेर खान ने शेरशाह की उपाधि जो ली थी। व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन देता है व्यास सम्मान। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में लगाया गया था। सबसे पहले जल विद्युत शक्ति गृह जो कहाँ लगाया गया था भारत में? तो दार्जिलिंग में लगाया गया था। दार्जिलिंग जो पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चाय बहुत बोई जाती है, अच्छी क्वालिटी की चाय होती है। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में वन विभाग को जो देखते थे उनका नाम होता था आटविक। क्या होता था? आटविक। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं लाभांश। भाई कोई संयुक्त कंपनी द्वारा जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उसको लाभ दिया जाएगा कि भैया 10 रुपये का लाभ हुआ है, 2 रुपये तुम्हारे हिस्से के, तो उसको बोलेंगे लाभांश। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये शेरशाह था। शेरशाह जो था ये सूर साम्राज्य का संस्थापक था। व्यास सम्मान के तहत, भाई व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन देता है। कितनी राशि देता है? तो 2.5 लाख रुपए देता है। तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाती है, किस सिद्धांत पर? भैया बर्नौली के प्रमेय पर टीन उड़ जाती हैं, समझे? तुम्हारी जो टीन है ना वो भी बर्नौली के सिद्धांत पर उड़ती हैं, ध्यान रखिएगा, पेपर में भूल मत जाना। भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? तो संघ सूची का अवयव है भैया। केंद्र सरकार के अंडर में चलती है भारतीय रेल, समझे? तो असहयोग आंदोलन शुरू होने, देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू हुआ था। के समय कौन भारत का वायसराय था? तो ये चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड जो था असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय था।
और शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख जो शंकर पुरस्कार में दिया जाता है। आगे चलते हैं भारत में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और तारापुर कहाँ है? तो तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और नरोरा कहाँ है? तो नरोरा जो है बुलंदशहर में है। बुलंदशहर यूपी में है। तो इस तरह ये भी आपको याद होने चाहिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में जो सर्वाधिक वन क्षति हुई है मित्रों, वर्ष 2011 की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षति हुई है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है, जिसको BSE भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है मित्रों। और मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों सभी भाई बहन और गृहिणियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों गुरु दक्षिणा देना ना भूलें। दोस्तों अपने 3 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जरूरी से। चैनल को सब्सक्राइब हर किसी को करना है और अपने 3 दोस्तों पे करवाना है, ताकि इस बेहतरीन जो संकलन से हर कोई फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये सदाबहार क्वेश्चंस है। सदाबहार क्वेश्चंस का अर्थ है कि हर किसी परीक्षा में, जाड़े में हो चाहे सर्दी में हो, चाहे गर्मी में हो, चाहे बरसात में हो, किसी भी समय में हो, चाहे 2021 की हो, चाहे 2020 की हो, चाहे 2022 की हो, चाहे 2025 की हो, सभी वर्षों के परीक्षाओं में ये तो आते ही हैं। स्टैटिक जीके है दोस्तों, निखालस स्टैटिक जीके है। इसको कौन बदल सकता है? जो फैक्ट है सो फैक्ट है। ये तो आपको हर किसी परीक्षा के लिए याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। और साथ में हमारी करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है उनको भी देखना ना भूलें। और चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, सभी को आप देख डालिए। हिंदी की भी बनी है, करंट अफेयर की भी बनी है, पॉलिटी की भी बनी है, और आपके जो है साइंस के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। हिंदी की भी बनी हुई है, आपकी कंप्यूटर की भी बनी हुई है। सभी की प्लेलिस्ट में आप जाइए, अपने मनपसंद सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और डेफिनेटली फतेह करना है दोस्तों। 2022 में एक नौकरी पक्की। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।